नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा वीडियो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को हम अस्थि क्षरण या अस्थि की निर्मलता कहते हैं। आपने ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा। अस्थि क्षरण के भारत में इस समय अनुमान है, ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि 24 करोड़ से ज़्यादा रोगी हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं। इस अस्थि क्षरण के कारण या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण रोगी की हड्डियां इतनी कमज़ोर और दुर्बल हो जाती हैं कि जरा सा झटका लगने पर टूट जाती हैं। देखा होगा आपने कि एक आदमी बाथरूम गया, बाथरूम में फिसला, उसका कोलू की हड्डी टूट गई। आपने देखा कोई एक आदमी सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ा कि उसके घुटने की या घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई। आपने देखा होगा कि आपने किसी को सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए, सहारा देने के लिए उसकी कलाई पकड़ी और कलाई टूट गई। ये सारे लक्षण, ये सारी आप स्थितियाँ देखते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियाँ इतनी कमज़ोर और दुर्बल बन जाती हैं कि जरा सा उसको झटका लगे तो वो क्रैक हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की ये समस्या स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान है। यद्यपि इसमें स्त्रियों में 3 गुना ज़्यादा समस्या देखी जाती है, लेकिन पुरुष भी इसके साथ इस समस्या से अब परेशान है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में यहाँ दूध भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, सूर्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और हड्डियाँ इतनी दुर्बल हो जाएं, इतनी कमज़ोर हो जाएं, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। शायद 40-50 साल पहले भारत में किसी ने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सुना हो, लेकिन अब ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या एक सामान्य समस्या बनती जा रही है और इससे वयस्क लोग बहुत पीड़ित हैं। भारत में ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसा कह सकते हैं कि भारत में ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि भारत में दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष कि 15 करोड़ टन से ज़्यादा होता है। इस मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध है। दूध को हम कैल्शियम का प्रमुख स्रोत मानते हैं। कैल्शियम के अलावा यदि देखा जाए तो उसमें विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के जैसे उपयोगी पोषक तत्व भी होते हैं। फिर भारतीयों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या इतनी तेज़ी से कैसे विकसित हो रही है, ये तो अध्ययन का विषय है। अध्ययनकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में मेरा मानना है कि आज भारत में दूध का मुख्य स्रोत या तो जर्सी गाय हैं, होल्स्टीन गाय हैं, या डेयरी या फिर भैंस का दूध है। भैंस को तो सामान्यतः ऑक्सीटॉक्सिन जैसे इंजेक्शन नियमित रूप से लगाए जाते हैं, तो उस इंजेक्शन के प्रभाव से पशु को जबरन दूध देना पड़ता है। तो दूध में ऑक्सीटॉक्सिन के साथ में कुछ और ऐसे रसायन आ जाते हैं जो पीने वाले उपयोगकर्ता के शरीर में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कि भारत में दूध का स्रोत सीधे किसान या पशुपालक ना रह के आज ज़्यादातर घरों में दूध डेयरी के माध्यम से पहुंच रहा है। डेयरी उसे इकट्ठा करती हैं, एकत्र करती हैं, अपने प्लांट में लेके आती हैं, फिर उसे प्लास्टिक की पैकिंग में पैक करती हैं। इस दरमियान उसको कम से कम 7 दिन लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक की पैकेट में सील करने से पहले, पैक करने से पहले उसे पॉस्चराइज करना पड़ता है। पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया में जो डेयरी कंपनी ने किसानों से, पशुपालकों से दूध संग्रह किया है, उसे वो 200 डिग्री, 250 डिग्री तक तापमान तक उबालते हैं। 10 से 20 मिनट तक उसको 200 डिग्री तापमान के आसपास रखते हैं, फिर एकाएक ठंडा करते हैं। इस पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया में उपयोगी जो तत्व हैं दूध के, वो तो समाप्त होते ही होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रोटीन कण हैं या जो वसा के कण हैं प्रोटीन में, उनकी संरचना बदल जाती है और वो संरचना उपयोगी रहने की बजाय सेवनकर्ता के लिए अनुपयोगी या नुकसानदायक ज़्यादा सिद्ध होती है।
तो ऐसे अध्ययन हो रहे हैं कई जगह, कई लेबोरेटरी में। हमने भी ऐसे अध्ययन किए हैं कि पॉस्चराइज दूध और अनपॉस्चराइज दूध, जैसे हम घनौश दूध कहते हैं, दोनों की प्रोटीन संरचना में अमूलचूल परिवर्तन रहता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखता है। जो पॉस्चराइज दूध का प्रोटीन है वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, और जो ताज़ा दूध का प्रोटीन है वो बहुत सुडौल और बहुत मुलायम आकार का रहता है। इसलिए ज़्यादा, तो ऐसे यदि हम पॉस्चराइज दूध का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है वो शरीर में उपयोग की जगह नुकसानदायक ज़्यादा रहेगा। उसका कैल्शियम या दूसरे तत्व भी उपयोगी साबित नहीं होंगे और वो रोग कारक ही ज़्यादा सिद्ध होंगे। तो मेरी दृष्टि में यदि हमें इस ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचना है तो पहले तो दूध की जो हमारी आदत है उसे बदलनी पड़ेगी। हमें दूध ताज़ा रूप में, सीधे रूप में पशुपालक से या घर से प्राप्त करके उसका उपयोग करना होगा। उसे कम तापमान पर गर्म करके उपयोग में लाना होगा। दूसरा, दूध के साथ में हमें कुछ और जो प्राकृतिक आहार हैं, जैसे हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल बहुत उपयोगी है हड्डियों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। तो जब मौसम आया है ऋतु के अनुसार 20-25 ग्राम तिल सुबह प्रातःकाल खाली पेट हमें अच्छे से चबा के निगलना चाहिए। उसके ऊपर आधा कप पौना कप दूध लेना चाहिए या गरम गरम गुनगुना पानी ले सकते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा हम दूध और तिल के अलावा हम कैल्शियम के लिए हरी सब्जियां ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, कुट्टू की खिचड़ी ले सकते हैं, कोदो का बिस्कुट रोटी ले सकते हैं, हम चौलाई का प्रयोग कर सकते हैं। अलसी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। मेरी दृष्टि में यदि हम दूध की पद्धति को बदल दें, दूध के साथ में कुछ प्राकृतिक आहार जैसे कुट्टू, कोदो या रागी या फिर हम कहें कोदो का प्रयोग करें। इसके अलावा हम बाजरे का प्रयोग करें सर्दियों के दिन, या हम ज्वार का प्रयोग करें सर्दियों के दिन, तो हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा हम मानसिक तनाव से भी दूर रहें तो हमारे लिए ऑस्टियोपोरोसिस से सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि मानसिक तनाव में हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन्स पैदा होता है जो हमारी हड्डियों की संरचना में, हड्डियों के विकास की प्रक्रिया में बाधा खड़ी करता है और उन्हें पूरी तरह से विकसित नहीं होने देता है, या कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने में बाधा खड़ी करता है, जिससे हमारी हड्डियां धीरे धीरे भुरभुरी होती जाती हैं और हमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या खड़ी होती जाती है। आज का मेरा वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।